सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं जनगणना एवं जनसंख्या। इसके पिछले क्लास में हमने देखा था उद्योग। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं जनगणना एवं जनसंख्या। तो सबसे पहले देखिए, जनसंख्या किसे कहा जाता है। जनसंख्या तो किसी निश्चित क्षेत्र में एवं समय में, किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाली, निवास करने वाले मानवों को जनसंख्या कहा जाता है। मानव की कुल संख्या यहाँ पे बोल सकते हैं आप। तो मानवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या कहते या फिर कहा जाता है। और इसी जनसंख्या को एक व्यवस्थित रूप में गणन करने की प्रक्रिया को जनगणना कहा जाता है। गणन प्रक्रिया, इसे जनगणना कहा जाता है। जनगणना। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत जो है ये प्रथम स्थान पे है। भारत प्रथम स्थान पे है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और द्वितीय स्थान पर ये चीन है। पहले चीन जो है ये प्रथम स्थान पे हुआ करता था, अभी वर्तमान समय में ये दूसरे स्थान पे है, और प्रथम कौन है? तो ये भारत है। तो भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये 17.5% जो जनसंख्या है ये भारत में निवास करती है। ये विश्व की कितने प्रतिशत की जनसंख्या है? मान लीजिए ये पूरा विश्व है, ठीक है, और इसमें जितनी भी जनसंख्या रहती है ये तो पूरा अपने आप में 100% होती है, 100%, और इसी का 17.5% जो जनसंख्या है ये भारत में निवास करती है। और जनसंख्या का निर्धारण किससे किया जाता है? तो ये जनगणना के माध्यम से किया जाता है। जनगणना के माध्यम से सबसे पहले जो जनगणना हुई थी ये कहाँ हुई? ये 1749 में स्वीडन में हुई थी, और ये भी आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से हुई थी। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी ये स्वीडन में हुई थी 1749 में। उसके बाद 1790 में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना ये कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में दशकीय जनगणना ये अमेरिका में प्रारंभ हुई थी। अमेरिका में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी ये 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो, ये सर्वप्रथम जनगणना जो भारत में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, जनगणना। उसके बाद 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन, इसके कार्यकाल में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना प्रारंभ किया गया। जनगणना ये किया जाने लगा प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में 1881 से। और सबसे पहले कहा जाए तो कब हुआ था ये सर्वप्रथम जनगणना? तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, और एक नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अर्थात हर 10 साल के अंतर के बाद जनगणना की जाने लगी। जैसे कि 1881 में हुआ, तो उसके बाद फिर 1891 में, उसके बाद फिर कब हो जाएगा? 1901 में, हर 10 वर्ष के बाद फिर अगला 1911, फिर अगला 1921। तो जो 1911 और 1921 के बीच जो जनसंख्या की वृद्धि है ये न्यूनतम रही थी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी, न्यूनतम वृद्धि। इसी कारण इस 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। महाविभाजक वर्ष।
इसे भी आप याद रखेंगे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 2011 की जो जनगणना है ये जनगणना के 15वीं क्रम है। जनगणना क्रम की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। देखिए प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना हो जानी चाहिए। 2011 में हुआ तो 2021 में फिर से होना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण इसे डिले कर दिया गया और अभी फिर अक्टूबर 2024 से इसे स्टार्ट किया जाना था, लेकिन कुछ कारण की वजह से इसे 2025 तक टाल दिया गया है। अर्थात 2025 के शुरुआत के समय ये जनगणना आरंभ होगी और ये डिजिटल रूप से होगी, डिजिटल। इसी कारण से हम अभी 2011 की जनगणना को देखेंगे, 2011 के जितने भी जनगणना के डाटा हैं उन्हें। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या ये कितनी है? तो 121 करोड़। लेकिन हाल ही में एक डाटा आया जिसके अनुसार बताया गया कि भारत की जो जनसंख्या है ये कुल 142 करोड़ है, जिसके बाद भारत जो है ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पे आ गया है। तो देश की कुल जनसंख्या कितनी है? 142 करोड़। लेकिन 2011 की जनगणना के डाटा के अनुसार देखा जाए तो 121 करोड़ है, जिसमें कि पुरुष और महिला इनकी प्रतिशतता क्या है? तो पुरुष की है 51.47% और महिला की जो प्रतिशतता है ये 48.53%। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है ये सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे कम जनसंख्या जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है या फिर यूटी में? तो ये जो है हमारा लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप। उसके बाद हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ये किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम जो राज्य है ये है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। और यूपी की जो अर्थात उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ये 20 करोड़ है। बिहार की कितनी है? ये 10 करोड़ है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं कि प्रथम जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। पहला हो गया यूपी, उसके बाद दूसरा महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरा जो हो गया ये हो गया बिहार। तो प्रथम, उसके बाद द्वितीय और उसके बाद तृतीय। उसके बाद अगला देखा जाए कि सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में ये जनसंख्या है? तो जनसंख्या यूटी में सबसे अधिक ये कहाँ है? तो पहला हो गया दिल्ली, उसके बाद दूसरा पुदुचेरी और तीसरा चंडीगढ़। सबसे ज़्यादा हो गया दिल्ली में, उसके बाद पुदुचेरी और उसके बाद चंडीगढ़ में। यहाँ देखिए तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या है ये दिल्ली में है यहाँ पे, उसके बाद पुदुचेरी ये कुछ यहाँ पास, और उसके बाद यहीं पे चंडीगढ़, ये थर्ड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। और राज्य में देखें तो फर्स्ट में यूपी, उसके बाद सेकंड में महाराष्ट्र और थर्ड में बिहार। फिर देखें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य। तो पहला जो है ये मेघालय है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद तीसरा ये बिहार।
तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य हो गए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। यहाँ पे 10 सालों के अंतराल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है। इसे ही दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कहा जाता है। फिर हम आगे देखें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो ये सबसे पहले क्या हो गया, दादरा एवं नगर हवेली, उसके बाद दमन एवं दीव। लेकिन इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया है, इसीलिए इसे एक ही गिनेंगे। उसके बाद हो गया पुदुचेरी। तो पहला हो गया दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, और उसके बाद सेकंड में हो गया पुदुचेरी। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य हो गए, पहला हो गया मेघालय। ये मेघालय कहाँ है, तो यहाँ पास। उसके बाद सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ तक होगा अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड में है बिहार, तो ये इसमें भी थर्ड में आ गया दशकीय वृद्धि दर में भी। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये फिर से थर्ड। अब हम आगे देखेंगे जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत हो जाएगा, संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अर्थात हम देखेंगे कि प्रत्येक 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। ये हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र, 1 किलोमीटर। और यहाँ पे कितने सारे जनसंख्या मतलब कितने लोग रहते हैं इस दायरे में, वो देखना होता है। तो इसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जो जनसंख्या घनत्व है ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। और झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो ये 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर के दायरे में 414 लोग रहते हैं। ये औसत मान है। तो सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य हम देखें तो प्रथम राज्य ये सर्वाधिक जन घनत्व के दृष्टिकोण से, जन घनत्व के दृष्टिकोण से तो पहला हो गया बिहार, उसके बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर तो ये केरल। तो सर्वाधिक जो जन घनत्व है ये बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में और उसके बाद केरल में। और बिहार में देखा जाए तो कितना है, ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया राज्य। अब हम देखेंगे यूटी। तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला यूटी कौन सा है, तो सबसे पहले ये दिल्ली, उसके बाद दूसरा चंडीगढ़ और तीसरा पुदुचेरी। तो जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है उसी क्रम के अनुसार बस यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग है। पुदुचेरी जो है ये थर्ड पे आ जाता है और उसमें सेकंड पे था, और चंडीगढ़ ये सेकंड में आ जाता है जबकि उसमें थर्ड पे था जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अब हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य। न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य
तो पहला है ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कितने व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में? तो ये 17 व्यक्ति रहते हैं। ये औसत मान है प्रति व्यक्ति नहीं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे स्थान पे मिजोरम, यहाँ पे 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद थर्ड नंबर पे सिक्किम, यहाँ पे 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक जनघनत्व के दृष्टिकोण से प्रथम राज्य ये हो गया बिहार। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ये पश्चिम बंगाल जो किसी से सटा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे नीचे सबसे नीचे केरल आ जाता है। और यूटी में देखें, यूटी में तो सर्वाधिक जो जनघनत्व है ये दिल्ली में है। उसके बाद यहाँ चंडीगढ़ और उसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे पुदुचेरी, इसे ही पांडिचेरी भी कहा जाता है, पौंडीचेरी या पांडिचेरी। अब हम देखें न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य, तो ये पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश। दूसरा मिजोरम जो कि यहीं पे है, ये मिजोरम। और तीसरा क्या हो गया? तो ये सिक्किम जो कि यहाँ पे है। ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी है सिक्किम। तो पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम और तीसरा सिक्किम। अब हम आगे देखेंगे लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात किसे कहा जाता है और इसे निकाला क्यों जाता है? तो जो लिंगानुपात है ये समाज में एक निश्चित काल में पुरुष और महिला के बीच प्रचलित समानता को मापने के लिए एक सामाजिक संकेत होता है, सामाजिक संकेतक। लिंगानुपात को प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, के रूप में निकाला जाता है, तो इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है 1000 पुरुष की तुलना में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है, ये कितना है? तो ये 943 है, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य देखें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, तो पहला जो है केरल है। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है और ये कितना है? 1084। उसके बाद दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, यहाँ पे लिंगानुपात कितना है? तो ये 996 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 993 है। तो देखिए केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, अर्थात यहाँ पे प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1084, यहाँ पे महिलाएं अधिक हो गई। उसके बाद तमिलनाडु है, यहाँ पे 1000 पुरुष की संख्या में तुलना में जो महिलाएं हैं ये 996 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लिंगानुपात जो है ये 993 है। अब हम देखें सर्वाधिक नहीं, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। तो सबसे पहला हो गया हरियाणा
में जो है ये लिंगानुपात कितना है, तो ये 877 है। अर्थात यहाँ पे 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की जो संख्या है ये 877 है। उसके बाद हम देखें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले यूटी या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो पहला ये हो गया पुदुचेरी। यहाँ पे लिंगानुपात इसका कितना है, तो ये 1037 है। अर्थात यहाँ पे 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो संख्या है ये 37 ज़्यादा है, 1037 है। 1037 होगा, 1037। उसके बाद इस दूसरे नंबर पे जो है ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। यहाँ पे लिंगानुपात कितनी है इसकी, तो ये 946 है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी जो लिंगानुपात है ये 876 है। अब हम देखेंगे साक्षरता। तो साक्षर व्यक्ति किन्हें कहा जाता है, तो 7 वर्ष या फिर उससे ऊपर की आयु, 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने और लिखने ये दोनों में ही सक्षम होते हैं, उन्हें साक्षर कहा जाता है। तो यही साक्षर होते हैं। अर्थात ये जो कुछ भी लिखते हैं उन्हें ही अगर ये पढ़ पाएँ तो ये साक्षर कहलाते हैं। अगर अपना नाम भी अगर लिख पाते हैं और लिख के वो पढ़ पाते हैं कि क्या लिखा है तो वो साक्षर कहलाएंगे। अगर वो व्यक्ति सिर्फ लिख पाते हैं और इसे पढ़ नहीं पाते हैं तो वो फिर साक्षर नहीं कहलाएंगे, साक्षर नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर ये कितनी है, तो ये 74.04% है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर ये कितनी है, तो ये 82.14% है। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये कितनी है, तो ये है 65.46%। तो देखिए ये कितना कम है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब हम आगे देखेंगे नगरीकरण। तो किसी क्षेत्र या फिर नगर की जनसंख्या, आकार, संरचना और कार्मिक क्षेत्र में गत्यात्मक परिवर्तन को नगरीकरण कहा जाता है। यहाँ मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ उसकी आपको PDF मिल जाएगी। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206193277। इस पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये PDF कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। और ये जो PDF है आपको टाइप की हुई मिलेगी। तो ये हो गया नगरीकरण। अब नगरीकरण में भी क्या क्या आता है, तो महानगर। तो महानगर किसे कहा जाता है, तो जिस नगर या फिर शहर की जनसंख्या ये 10 लाख से अधिक होती है, 10 लाख से अधिक होती है, उसे महानगर कहा जाता है, महानगर। भारत में कुछ महानगर जो है, ये पहला हो गया मुंबई, उसके बाद दिल्ली, फिर आगे देखें तो कोलकाता, फिर अगला चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, फिर इंदौर, लखनऊ, पणजी, त्रिवेंद्रम,
चंडीगढ़, श्रीनगर इत्यादि। और भी अन्य ऐसे शहर हैं जहाँ पे जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से ऊपर की है। तो जहाँ पे 10 लाख से जनसंख्या अधिक होगी तो उस क्षेत्र को महानगर कहा जाएगा। तो महानगर के क्रम में सर्वाधिक जो जनसंख्या है ये मुंबई में है। और मुंबई में कितनी है जनसंख्या? तो ये 18.41 मिलियन। और दिल्ली में 16.31 मिलियन। अब हम देखेंगे 2011 की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 2011 की जनगणना के कुछ फैक्ट। तो यहाँ देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त जो थे ये डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। इसे भी आपको याद रखना है। जनगणना 2011 का शुभंकर ये प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य जो था ये हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इस जनगणना में कुल 29 सवाल किए गए थे। 29 सवाल ये शामिल थे। उसके बाद भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है एवं भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले महाराष्ट्र के थाने व पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है ये किस जिले में है? भारत की किस जिले में? तो ये महाराष्ट्र के थाने और एक हो गया पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना जिला, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी ये सबसे कम आबादी वाली क्षेत्र है जहाँ पे मात्र 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। ये औसत वैल्यू हो गया, एवरेज। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, ये है कुरुंग कुमे। उसके बाद नागालैंड, यहाँ नागालैंड होगा। नागालैंड के लोंगलेंग जिले में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, अर्थात यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई है। और कितने दर से घटी है? तो -58.393%। उसके बाद है अगला उत्तर पूर्वी दिल्ली देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। तो ये मैंने पढ़ाया ही अभी। उसके बाद है पुदुचेरी का माहे जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो पुदुचेरी का जो माहे जिला है, अब जिला में भी आ गया, तो ये माहे जिला पुदुचेरी का है। यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है और कितना है? तो 1176। और सर्वाधिक जो लिंगानुपात है किस राज्य में था? तो ये केरल में। कितना था? तो 1084। तो इससे भी ज़्यादा इस जिले में है, पुदुचेरी के माहे जिले में 1176। उसके बाद दमन एवं दीव का दमन जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। तो सबसे कम लिंगानुपात ये किस जिले में है? तो भारत के ये दमन दीव के दमन जिले में स्थित है। ये कितना है? तो ये 533, अर्थात 1000 पुरुष की तुलना में यहाँ पे 533 महिलाएं ही हैं मात्र। उसके बाद अगला पॉइंट जो है ये मिजोरम के शेरछिप जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है ये कहाँ पे है? मिजोरम में। ये अगर जिले का पूछा जाए तो मिजोरम के शेरछिप जिले में हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 98.76%। और उसके बाद है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो साक्षरता दर में मैं आपको बता दूं कि जो सर्वाधिक साक्षरता दर है ये किस राज्य में है? तो ये है केरल में। केरल में जो लिटरेसी रेट है ये सबसे ज़्यादा है। ये कितना है? 94%। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे ये मिजोरम का स्थान है। मिजोरम यहाँ पे 91.33% है। उसके बाद थर्ड नंबर पे गोवा का स्थान आता है, यहाँ पे 88.7%। फिर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश में ये कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहला जो है जहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर है ये हो गया लक्षद्वीप। यहाँ पे
91% साक्षरता दर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है दमन दीव, दमन और दीव। तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर हम न्यूनतम बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य, तो पहला हो गया बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद थर्ड नंबर पे राजस्थान। फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाले यूटी, यूटी की बात करें तो सबसे कम जो है ये साक्षरता दर कहाँ पे है, तो दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, नागर हवेली। उसके बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी। और फिर थर्ड नंबर पे चंडीगढ़, चंडीगढ़। अब हम देखेंगे सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना, जनगणना 2011, इसे शॉर्ट में SECC 2011। तो पहली बार जो जाति आधारित जनगणना हुई थी ये कब हुई थी, 1931 में। सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना, सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना, जनगणना। और 2011 की जो जनगणना है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना है, SECC। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो पश्चिमी त्रिपुरा, पश्चिमी त्रिपुरा के संखोला ग्राम से, संखोला ग्राम। और अभी बिहार में भी जाति आधारित जनगणना की बात चल रही है। सामान्य जनगणना जो होती है, सामान्य जनगणना ये किसके अंतर्गत होती है, तो ये गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना आयुक्त के तत्वाधान में होती है, जनगणना आयुक्त के तत्वाधान में। लेकिन जो SECC जो है अर्थात सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, ये किसके अंडर होती है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं योजना आयोग, योजना आयोग। लेकिन वर्तमान में इसे हटा दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है, तो नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा संपन्न की जाती है। आगे और एक फैक्ट देख लीजिए, भारत की जो कुल प्रजनन दर है, कुल प्रजनन दर, प्रजनन दर ये कितनी है, तो ये 2.2, ये टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। भारत में शिशु मृत्यु दर ये कितना है, जिसे शॉर्ट में IMR कहा जाता है, ये है 32 प्रति हजार। उसके बाद बाल मृत्यु दर जिसे शॉर्ट में CMR कहा जाता है, ये है 37 प्रति हजार, 37। और ये जो रिपोर्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट की रिपोर्ट, ये SRS का है 2018 का, ये भी SRS का है 2018 का। और बाल मृत्यु दर का जो ये रिपोर्ट है ये यूनिसेफ का है, यूनिसेफ का, ये एक संस्था है यूनिसेफ जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। तो आज हमने जनगणना पढ़ा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जनजाति, भारत की कुछ प्रमुख जनजातियाँ।
जनजातियाँ। और इसी के साथ हम जो रेलवे जोन छूटा हुआ था उसे भी याद करेंगे। और उसके बाद और 2 क्लास बचेगी और इसे मिला करके 3 क्लास और रहेगी और ये तीनों क्लास में मिला करके पूरा जो प्री है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम मेंस स्टार्ट करेंगे। तो इसकी PDF के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206193277। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।